Chatterjee and welcome to EduFun with Rita Brita। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। So first of all, let us cover the two topics, that is changing the countryside and towns and trade। तो मैंने इसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर लिया है, तो बुक में जैसे दिया हुआ है ना, आई विल एक्सप्लेन इट। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसके 2 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा एंड इवन मैं इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक भी दे दूंगी आपको। देन फर्स्ट में हम देखते हैं द पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। जैसे किंग्स के बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। हमने पहले प्रीवियस हमने देखा है कि मौर्याज आए, सतवाहनाज आए, फिर शक्का आए, तमिल कल्लम के जो किंग्स थे चोला, चीराज एंड पांड्याज आए। तो इस टाइम वो लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाते थे। बट ये जो इंस्क्रिप्शंस जो इंस्क्रिप्ट करते थे, दिस इज ओनली फॉर बूस्टिंग देमसेल्फ। बट जो अलग और भी चीजें थे, दैट वाज जस्ट फॉर द जनरल सब्जेक्ट, द जनरल पीपल। एंड दोज इसके लिए जो टर्म्स यूज करते थे, फर्स्ट टर्म से तो आप बहुत ज्यादा ही फेमिलियर होंगे, दैट इज पंचतंत्र। क्या बचपन में सबने पढ़ा होगा पंचतंत्र, और पंचतंत्र बोलने से ही सबके दिमाग में एक बात आता है, दैट इज एनिमल्स टॉकिंग, लाफिंग, हैविंग फन एंड ऑल। तो वही तो पंचतंत्र वाज अ स्टोरी। वो ऑब्वियसली एनिमल्स कांट टॉक, बट वो जो स्टोरीज था वो लोगों को समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए वो स्टोरीज जैसे मॉरल स्टोरीज के टाइप में बनाई जाती थी। और दैट इज फॉर द सब्जेक्ट। वो जो सब्जेक्ट मतलब जो प्रजा है उनके पर्सपेक्टिव में हुआ जाता था। सो सब्जेक्ट मीन्स प्रजा, कीप दिस इन माइंड, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। तो उनके पर्सपेक्टिव में ये लिखा जाता था। तो अब देखेंगे हम लोग जो सब्जेक्ट्स, प्रजा, ये तो हो गया। तो अब और एक आता है, मैंने बोला है जैसे पंचतंत्र और एक आता है, तो वैसे ही होता है जातका। जातका आता है स्टोरीज जहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स। लाइक पंचतंत्र में दे यूज 5 तंत्रास जो पंचतंत्र। तो 5 तंत्र आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, दैट इज एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड सॉइल। सो बेसिकली ये जो 5 एलिमेंट्स है इसके ऊपर ये बेस्ड होते थे। तो अब देखेंगे कि जो पॉपुलर परसेप्शंस किस लिए बोला गया है इसको। दीज आर द पॉपुलर स्टोरी, क्योंकि ये बताते थे किंग्स के ऊपर जो उनके सब्जेक्ट्स का क्या परसेप्शन था। मैंने पहले भी बोला आपको कि किंग्स के आइडियोलॉजी से क्या इंस्क्रिप्शंस को खुदवाया जाता था, या पिलर्स पे या फिर स्टोन्स पे। लेकिन ये जो स्टोरीज थी ये सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से था, और इससे हमें समझ में आता है कि उस टाइम के किंग्स कैसे थे। अब स्टोरी आप लोग एनिमल्स की ही ले ले या फिर जातका की ही स्टोरी ले ले, बट ये हमें बताते हैं उस टाइम के किंग्स कैसे थे। अब डायरेक्टली दे कांट पॉइंट आउट अ किंग, बट उस टाइम किंग्स क्या क्या करते थे, कभी कुछ अच्छे किंग्स, कभी कुछ बुरे किंग्स। इसी से इन जातका और पंचतंत्र से ही हमें पता चलता है। सो अब आपको पूछेगा, पंचतंत्र तो एक है, पंचतंत्र इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट्स अ थिक बुक और उसी के पार्ट्स निकलते हैं। बट जातका बहुत सारे थे, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस जातका था गंगातिंदु जातका, जो कि पाली में लिखा गया था और वो 1st सेंचुरी मिलेनियम में लिखा गया था। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है पाली। पाली वाज अ लैंग्वेज, और बाकी सारे जो इंस्क्रिप्शन एंड ऑल इट वाज रिटन इन संस्कृत। सो ऑब्वियसली जनरल पीपल नहीं पढ़ पाते थे, और किंग्स कितना बूस्टफुल, कितना सच लिखते थे वो उनको समझ में भी नहीं आता था। लेकिन इन जातका में सच लिखा जाता था, पाली में लिखा जाता था, और लोग समझ भी पाते थे इसको, इसीलिए ये ज्यादा रिलायबल है देन इंस्क्रिप्शंस। सो इसी से हमें किंग्स के बारे में पता चलता है। तो कीप दिस इन माइंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जातका इज गंगातिंदु जातका, विच वाज रिटन इन पाली इन 1st century millennium, BCE millennium, keep this in mind. Then it comes the strategies for increasing production. अब प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो अगर प्रोडक्शन के नाम पे आपको जस्ट यू ऑलवेज हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये वाला अगर आपने लिख दिया, मतलब जब एग्जामिनर को ये वाला वर्ड मिल गया, मतलब वो आपका आधा मार्क्स उसी में दे देगा, खुश हो जाएगा। दैट इज आयरन टिप्ड प्लॉशियर, ऑब्वियसली।
तो हम अब सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज मानसून क्लाइमेट। सो मानसून क्लाइमेट होने की वजह से रेनफॉल एंड ऑल, तो हमारा पूरा एग्रीकल्चर हमेशा से मानसून पे ही डिपेंडेंट था सिंस फ्रॉम द मोहिंजोदारो के टाइम से। लाइक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो या गंगा वैली सिविलाइजेशन बोलो, हर जगह इंडिया का क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है। तो मानसून ही ज्यादा इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को, और इसी के ऊपर बेस करके हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तब से अब तक चला आ रहा है। तो इंक्रीजिंग मतलब एक टाइम आ रहा है मानसून, अब कुछ किसी किसी जगह पे, तो ये बेसिकली कहाँ पे था आपका, बिहार, मध्य प्रदेश, इस जगह को पूरा सराउंडेड था। तो उधर तो ऑब्वियसली रिवर्स थे। अब उन्होंने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कैनल्स किए, इरिगेशन व्हील्स किए, ये सब उन्होंने बनाए ताकि जो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज आयरन टिप्ड प्लॉशर। आयरन टिप प्लॉशर, तो पहले क्या था, वो लोग वुडन प्लॉशर यूज करते थे। तो वुडन प्लॉशर से खुदता तो था, लेकिन बहुत जल्दी वो टूट जा सकता था और ज्यादा अमाउंट का मिट्टी भी नहीं उठता था। अगर कभी वो मतलब हार्ड हो गया मिट्टी तो भी बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब आयरन टिप प्लॉशर हुआ तो एट लेस टाइम वो लोग ज्यादा मिट्टी उठा पा रहे थे और ज्यादा जल्दी काम हो रहा था। तो अगर ज्यादा जल्दी काम होगा मतलब ज्यादा वो लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो दीज वर द टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने यूज किया। सो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा टेक्नोलॉजी क्या आया, वुड तो पहले से ही था, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी आया यहाँ पे जो यूज हुआ दैट इज आयरन, जो कि 600 सी से 600 बीसीई तक, मतलब 6th सेंचुरी बीसीई से 6th सेंचुरी सीई तक, इस टाइम के पीरियड के दौरान ये चला था। आयरन की डिस्कवरी हुई थी। इंडस वैली के टाइम ब्रॉन्ज का हुआ था, गंगा वैली के टाइम आयरन का हुआ था। ये सबसे मतलब इसी के वजह से जो लाइक सिविलाइजेशन इतना ज्यादा डेवलप्ड हुआ। ऑब्वियसली हर टाइम सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ डिस्कवर हो रहा है। और जो मगधा था जिसका जो कैपिटल था, इसीलिए वो इतना ज्यादा मगधा इतना ज्यादा फॉस्टर हुआ बिकॉज वहां पे आयरन का जो माइन था वो अभी अगर प्रेजेंट हम मगधा देखेंगे जो वो आता है जो साउथ बिहार से वो नीचे पूरा उड़ीसा छत्तीसगढ़ उस टाइम पूरा जगह तक वो फैला हुआ था। और वहां पे अभी देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा आयरन माइंस मिलेंगे वहां से, जो पाटलिपुत्र पटना के पास से गंगा रिवर पास होता है। तो इसीलिए वहां पे सब कुछ था, तो इसीलिए उतना ज्यादा फॉस्टर किया उसने। देन आता है डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। ओके, रूरल सोसाइटी में फर्स्ट में हमारे दिमाग में आता है जो हमारा वर्णा सिस्टम है। सो वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण फर्स्ट टॉप में आते हैं, क्षत्रिय सेकंड में आते हैं, देन आते हैं वैश्यास और सबसे लास्ट में आते हैं शूद्रास। तो ये जो पूरा सिस्टम है लाइक टॉप में, देन इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सो वी नो शूद्रास जो है दे विल सर्व, लेट मी राइट इट फर्स्ट, शूद्रा, वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। सो ऑब्वियसली ये चार जो वर्णा सिस्टम में काउंट होते हैं। सो बेसिकली ब्राह्मणास आर द रूल मेकर, क्षत्रियास द प्रोटेक्टर, वैश्यास the artisans and the businessmen, I would say, and the Shudras, the people who used to serve the all three varnas. So rural population में like ये सब आ जाते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि मगधा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मगधा कैपिटल क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। उसके अलावा भी जो इकोनॉमिक कैपिटल उसके चार है, दैट इज फर्स्ट तोसीला, तक्षशिला, सुवर्णगिरी एंड उज्जैनी। तो ये जो चार है इनको छोड़ के बाकी सारा जो जगह है वो रूरल के अंडर में काउंट करता है बेसिकली। सो रूरल के अंडर में वहां पे ये वर्णा सिस्टम और ज्यादा चलता था बिकॉज वहीं पे शूद्रास रहते थे। शूद्रास का एक बाउंड्री रहता था, उनके बाहर वो लोग जा नहीं सकते थे। दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल, लाइक वेरी बैडली। आई जस्ट कांट इवन एक्सप्लेन बिकॉज हमने देखा नहीं है, लेकिन अभी के सोसाइटी से वो लोग बहुत ही ज्यादा उनको अनटचेबली उनको ट्रीट किया जाता था, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। सो इसीलिए जो डिफरेंसेस रहता था, जो
हायर जो ब्राह्मणास थे, दे वे सपोज टू लिव इन हट्स, ऑब्वियसली दे यूज टू लिव इन हट्स, लेकिन उनको लैंड ग्रांट्स मिलते थे एंड बहुत कुछ मिलते थे. सो बेसिकली वहां पे ऐसे लिखा हुआ था, लाइक अगर हमको इंस्क्रिप्शन में देखते हैं, हम ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था लिटरेरी सोर्सेस से भी हमको मिलता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए. सो यहाँ पे आता है फर्स्ट वेल्लार who were the large landowners, then Uzhevar who were the Brahmins and Adimais were the slave. तो इससे आपको समझ में ही आ रहा है कि वेल्लार और उजेवार कहाँ पे आ रहे हैं, वेश्यस के अंदर, एंड आदिमाई द स्लेव्स, ये लोग आ रहे हैं शूद्रा के अंदर. they falls in the caste system, the lower in the caste system, the varna system, and they are supposed to serve the other 3 varnas. तो इसी तरीके से पूरा सिस्टम वहां पे डिवाइडेड था. तो आपके बुक्स में शायद इस चैप्टर में ये सब टर्म्स ना आए, बट ये टर्म्स दे, लेकिन इसका मीनिंग बेसिकली यही है. और दीज आर द टेक्निकल टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. एंड देन इट कम्स गहपति. और क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं, हु आर द गहपति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गहपति. सो गहपति, जैसे गह मीन्स हाउस एंड पति मीन्स हेड. सो the head of the household is called Gahapati. Keep this in mind. Gaha means house and Pati means head. So this is Gahapati. इसीलिए पति means husband and husbands are always declared in our Indian society head. So इससे आपको ज्यादा इजी से याद रहेगा, गह घर और पति हस्बैंड. तो हाउस हेड, उसी के जगह में आप होल्ड बैठा थे ना, तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड विच आर जनरली फादर्स, उन्हीं को हाउस होल्ड का हेड बोला जाता था, तो वो होते हैं गहपतिज. देन इट कम्स द लैंड ग्रांट्स एंड द रूरल एलाइट्स. अब रूरल एलाइट्स लैंड ग्रांट करते थे, लाइक इट वॉज बेसिकली बिलीव दैट ऑल द लैंड्स बिलोंग्स टू द किंग, और किंग क्या करते हैं, लोगों को देते हैं उसकी देखरेख करने के लिए, और इसी के वजह से दे हैव टू पे अ टैक्स. वो उनको उनसे सब कुछ लेने देते थे, बेचने भी देते थे, बट एक अमाउंट का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था किंग्स को. सो इसी टाइप से एक लैंड होता था दैट इज अग्रहारा. सो ये जो लैंड है अग्रहारा, इट वॉज फॉर द ब्राह्मण्स, मतलब ये एज अ गिफ्ट देते थे किंग्स टू द ब्राह्मण, जो टैक्स फ्री था, लाइक दे डोंट हैव टू पे टैक्स फॉर दैट लैंड. जैसे बाकी सब जो लैंड्स है उसके लिए लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था किंग्स को, बट ये जो अग्रहारा, ये जो लैंड है, इसके लिए किंग को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, क्योंकि ये एज अ गिफ्ट दिया जाता था ब्राह्मण को. सो बेसिकली अग्रहारा वाज द लैंड in which the tax is exempted. तो ये वाला जो इट्स अ लैंड गिफ्ट फॉर द ब्राह्मणस, सिर्फ ब्राह्मणस को ये गिफ्ट दिया जाता था फॉर देयर वर्क. लाइक ब्राह्मणस हर सारे रूल्स बनाते थे एंड देन एस्ट्रोलॉजी करते थे, ऑल्सो दैट्स व्हाई. और ब्राह्मणस को पैसे कहाँ से मिलते थे, इसी से, लाइक वो जो गिफ्ट्स किंग्स देते थे, या फिर जब वो लाइक ब्राह्मणस वेयर द टीचर्स ऑल्सो, तो टीच करते थे, उससे भी उनको पैसा मिलता था. बट इन द वर्ना सिस्टम अगेन इफ यू कम, सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़ने का हक था. सो घूम फिर के वो खुद ही को पढ़ाते थे. देन इट कम्स टाउन्स एंड ट्रेड. ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है. हो अगर किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको कोई टॉपिक सेपरेटली जानना है और आप चाहते हैं मैं उसमें वीडियो बनाऊं, तो प्लीज वो भी मुझे बोलिए, मैं वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक पे भी. देन इट कम्स टाउन्स एंड ट्रेड. सो उस टाइम बहुत सारे न्यू सिटीज ऑब्वियसली उस टाइम आए थे, एस्टेब्लिश हुए थे, और सिटीज की बात ही कुछ अलग है ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम और इस टाइम की सिटीज में बहुत डिफरेंस होता है. और सिटीज उस टाइम आए थे, बहुत सारे किंग्स आए थे, और हम जानते हैं कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और यहाँ पे मेल्स को ही मिलता है. बट इस टाइम टाउन्स एंड ट्रेड में एक नया डिफरेंस आया. ऑब्वियसली किंग्स वे ऑलवेज मेल, और मेल्स के हाथ में ही पावर रहता है, और उनका जो प्रॉपर्टी है वो उनके डिसेंडेंट मतलब हेरिडिटरी चलता आ रहा है किंग्स का, और वो उनके बेटे को मिलता है. लाइक फीमेल्स नेवर गेट इट.
बट इसमें एक हिस्ट्री, मतलब इसमें भी एक एक्सेप्शन आया. आई नो एक्सेप्शन सिर्फ केमिस्ट्री में आता है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है. यहाँ पे सिर्फ जो फादर का प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेल डिसेंडेंट्स को ही मिलता है. बट व्हाट इफ उनका कोई मेल डिसेंडेंट ना हो तो प्रॉपर्टी कोई और हड़प लेता है. सो इसीलिए जो चंद्रगुप्ता 2 थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनको इतना ज्यादा पावरफुल बनाया, जिनकी शादी सतवाहनास से हुई थी. और फिर क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता के पास सारा पावर आया. किसका? चंद्रगुप्ता 2 का. एवरीवन थॉट कि उनका चंद्रगुप्ता 2 का जो लैंड था या फिर जो उनका जगह था, बिकॉज वो बहुत चंद्रगुप्ता तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उनका एरिया रहा था, तो सबने सोचा था कि वो उनके जो हस्बैंड को मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं होने दिया. प्रभावती गुप्ता के नाम पे उन्होंने सब कुछ किया था और वो बहुत बड़ी क्वीन बनी थी. वो उन्होंने सब कुछ चलाया. सो हिस्ट्री विल ऑलवेज रिमेम्बर हर फॉर बीइंग अ सच ब्रेव एंड रिबेलियस लेडी, और उन्होंने पूरा संभाला था. सो इस टाइम न्यू सिटीज इसी तरह से आए. तो उस टाइम न्यू जो किंग्स आए, सतवाहनास किंग्स, और सतवाहनास देन सतकर्णी सूर्य ब्राह्मण, ये उस टाइम लाइक वी ऑल नोज कि किंग्स कौन बन सकते थे, सिर्फ क्षत्रियास. बट ये भी चेंज हुआ, इसमें भी एक्सेप्शन हुआ. क्या हुआ, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे, ही वॉज अ ब्राह्मण किंग. और ये बहुत जगह में ऐसे भी समझ में सुना जाता है, जो मौर्यास थे देवर एंड ब्राह्मण्स, वो लोग लोअर स्ट्रेटा में थे, फिर भी वो किंग्स बने. सो बहुत सारे एक्सेप्शंस ऐसे आते रहते हैं. मतलब वो क्षत्रियास नहीं थे और वो किंग बने. एंड सतकर्णी वॉज अ ब्राह्मण, स्टिल ही became king and he claims himself as the destroyer of the Kshatriyas pride. Keep this in mind. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. Then urban population, elites and craft person. Elites तो हर population में होता है. Elites मतलब obviously the large landowners, and the craft person obviously the plowman, the artist, the like artisans. They were not called artists at that time, they were called artisans. So artisans, then जो क्या बोलूं मैं, like cobbler, मेसन, लाइक ये सारे जो लोग थे ये सब क्राफ्ट पर्सन के अंडर में आते थे. और जो एलाइट्स थे उसके अंडर में आते जो लार्ज लैंड ओनर्स थे. ऑब्वियसली जमींदार का टर्म तब तक नहीं आया था, बट बेसिकली वही लोग आते थे. वो लोग बहुत ज्यादा लैंड उनके पास था, दैट्स व्हाई वो एलाइट ग्रुप थे, उनके पास पैसा था. सो इस तरीके से जो ये जो न्यू सिटीज थी उनको डिवाइड किया जाता. देन आता है ट्रेड इन सबकंटिनेंट एंड बियॉन्ड. ट्रेड आने से हमको समझ में आता है कि किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था. ऑब्वियसली जो गंगा रिवर है एंड उसके बाद सतलुज रिवर, जो रिवर्स है उससे ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया. और ऐसे जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली विथ मच लेस मनीज वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते थे. सो उनका इकोनॉमिकली ये बहुत हेल्प किया उनको ट्रेड में, कि बिकॉज उनका इकोनॉमिकली लॉस बहुत कम हुआ. मैंने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था, जब वाटरवेज से हम लोग जाते हैं, लाइक हम अगर रोडवेज से जाते हैं, मैं पहले वो बोल देती हूँ. रोडवेज से जाने के लिए पहले आपको चल के तो कोई जा नहीं सकता, ऑब्वियसली उसको एक एनिमल लगेगा. तो एक आदमी के खाने का उनको पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, फिर उस एनिमल को खाने का पूरा इंतजाम करना होगा, और एक नहीं 2 आदमी, बिकॉज वो थक भी जाएगा तो रेस्ट करने के लिए भी उसको टाइम लगेगा. तो ऐसे बहुत पैसा खर्चा हो जाता है. लेकिन अगर हम वाटरवेज में जाएंगे, सो अगर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल बोट. तो बोट में क्या होता है, बोट में वो लोग एक आदमी देंगे फिर भी चलेगा, 2 आदमी देने से इट्स मच बेटर. सो एक थक जाने से एक रेस्ट करेगा, सिर्फ 2 लोगों का, और फ्यूल का कोई खर्चा नहीं है. लाइक सिर्फ एक बोट, और उसको बार बार हम लोग चला सकते हैं. हम लोग एक एनिमल को लेंगे और उसके फ्यूल के लिए हमको खाना देना पड़ेगा, बट बोट का कोई फ्यूल नहीं है. सो और एक टाइम में बहुत सारा चीजें
से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते थे। जो एनिमल्स है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें ही जा सकता था, लेकिन बोट्स में हम लोग बहुत सारी चीजें भर भर के लेके जा सकते थे। अब डोंट थिंक कि बोट्स छोटे होते थे, वो लोग बहुत बड़े बड़े बोट्स बनाते थे, जहाज बनाते थे। जो बोट्स यहाँ पे बोले दे वर शिप्स एक्चुअली, नॉट बोट्स, दे वर शिप्स, और वो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत इमेंस होते थे, और उसके बहुत सारे चीज ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। अब कॉइन्स एंड किंग्स। अब किंग्स अपनी पहचान कॉइन से बनाते थे। सो सबसे ज्यादा फेमस है, सब लोग जानते हैं, गुप्ता कॉइन्स, जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स थे। तो गुप्ता कॉइन्स, देन आई विल से जो मलिछस जो कॉइन्स, मतलब हर टाइम का जो कॉइन था, कॉइन्स, उन किंग्स ने अपने कॉइन्स को ही अपनी आइडेंटिटी बनाई। अब पंच मार्क्स कॉइन्स भी बनाए गए, सिंपल आयरन कॉइन्स भी बनाए गए, और पहले जैसे क्या यूज किया जाता था, कॉरीज या बीड्स यूज किया जाता था, वैसे ही अभी क्या यूज किया जा रहा था, कॉइन्स यूज किया जा रहा था, और जो ट्रेड को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना देता था। लाइक यू आर यूजिंग अ कॉइन, तो क्या हो रहा है, अब गोल्ड से तो और भी अच्छा है। अगर गोल्ड है, आपका कॉइन अलग है, किंग इज गेटिंग द कॉइन ऑफ डिफरेंट प्लेस, उन्हें दूसरी जगह का कॉइन मिला एंड दैट इज गोल्ड कॉइन, तो वो गला के उस कॉइन को अपना कॉइन भी बना सकते हैं, अपना रुपीज भी बना सकते हैं। वो लोग उस कॉइन से पे कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डॉलर्स को इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज तो वो लोग तब नहीं कर पाएंगे, बट वो क्या करेंगे, वो उन कॉइन्स को गला देंगे और फिर उनसे और न्यू कॉइन्स बना सकते हैं। सो इसी तरीके से कॉइन्स का जो एक्सचेंज एक जगह से दूसरी जगह होने से बहुत ज्यादा कन्वीनियंस ही बढ़ गया, मतलब इंटर रीजन ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। पहले जो कॉरी या फिर कॉरीज के टाइम में भी ऐसा हुआ, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, देन अगर मेरे पास चावल है और मुझे जूता चाहिए, तो मुझे तब उसी आदमी से करना है जिसे चावल चाहिए, मुझे उसी आदमी के पास जाना पड़ेगा और उसी से मुझे जूता लेना पड़ेगा। सो ये जो डिफिकल्टीज थी, ये धीरे धीरे कम होने लगी और इससे ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ गया। अब हम देखेंगे दैट इज बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स मतलब लिटरेचर। सो अब फर्स्ट में देखेंगे हम ब्राह्मी। तो ब्राह्मी वाज अ लैंग्वेज, और थैंक्स टू ब्राह्मी कि यही हमारे जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस है जो वी यूज टुडे, उसके स्क्रिप्ट्स में यूज किया जाता था। सो ब्राह्मी वाज अ स्क्रिप्ट, इट वाजंट अ लैंग्वेज, इट वाज अ स्क्रिप्ट। जैसे हम हिंदी जो बोल रहे हैं, इसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी, तो वैसे ही ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट था, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हिंदी निकला है, बंगाली निकला है, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस वो ब्राह्मी से ही निकला है। तो इसको डेसिफर किसने किया, तो इसको भी डेसिफर उन्होंने ही किया है, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। मैंने पहले भी इनका नाम लिया था, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अशोकन ब्राह्मी को डेसिफर किया था 1883 में। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अशोकन जो ब्राह्मी था उसको डेसिफर किया था। और ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट जब डेसिफर होती है, सो उससे बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, लाइक लिखने का स्टाइल। और ये एक बार डेसिफर अगर हम लोग स्क्रिप्ट डेसिफर कर लेंगे, जैसे हमें अभी भी इन द स्टडी का स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग पास्ट के बारे में इतना नहीं जान पा रहे। सो एक बार जब स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाता है तो हमें सब कुछ पता चल जाता है जो वहां पे लिखा है। अब और सोर्सेज भी होते हैं, हम लिखा स्क्रिप्ट डेसिफर होने से हमको यही समझ में आएगा कि जो लोगों ने लिखा है वही, बट हमें माइंड, और लिखते कौन थे, ब्राह्मण्स, तो उनके माइंडसेट सिर्फ पता चलते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है उनका माइंडसेट हमें नहीं पता चलता है। तो ये हमें पता चलता है, मैंने पहले भी बोला है, पंचतत्व एंड जातका, जिससे कई हद तक पता चलता है, पूरा पता नहीं चलता है। बट हमारा मेन कंसर्न वो है एज इन टोटल एक्चुअली में क्या था, जो कि हम अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं। देन इट कम्स खारोस्ती। तो खारोस्ती जो था वो कैसे पढ़ा जाता था, एक लैंग्वेज आता है, लाइक ब्राह्मी वाज द स्क्रिप्ट एंड खारोस्ती वाज अ लैंग्वेज। तो इससे बहुत सारे लैंग्वेजेस उस टाइम आ जाते थे। तो
बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस, जो स्क्रिप्ट्स थे, ये सब इन लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। और इट वाज रियली टफ कि इतना एक आदमी, लाइक अभी हम लोग सीख रहे हैं इतने सारे लैंग्वेज, बट उस टाइम में एक आदमी के लिए इतना सारा लैंग्वेज सीखना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे बिकॉज उनको पढ़ने का हक था, बाकी सबको हक भी नहीं था। क्षत्रिय को कई हद तक था, लेकिन वो लोग ब्राह्मण could only be literate at that time। तो उस टाइम पढ़ना इसीलिए टफ हो जाता था। तो इसीलिए वो लोग इन मतलब जो जनरल लैंग्वेज जो नहीं था, लाइक प्राकृत वाज द जनरल लैंग्वेज ऑफ द जनरल पीपल, तो उनको छोड़ के ये लोग ये सारे जैसे संस्कृत, फिर खारोस्थी, इन सारे चीजों को यूज करते थे टू राइट इंस्क्रिप्शंस। मतलब अब इंस्क्रिप्शन में वो लोग कुछ भी लिख देते थे, जो जनरल पीपल था उनको पता नहीं चलता था बिकॉज दे कांट रीड। तो इसीलिए इसी से हमें ऑथेंटिसिटी नहीं पता चलती है, कितना सच था। सब लोग सोचते हैं शायद उनके बारे में लिखा होगा, पता नहीं ना। किंग्स ने खुद को बूस्ट करने के लिए वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और किंग्स के अगर किसी को पढ़ना आता भी है, वो लोग किंग्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे, तो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कैसे पता चलता है? जो इंस्क्रिप्शंस रहते हैं उसमें लिखा रहता है अबाउट वॉर्स, अबाउट लाइक इरिगेशन। अब किंग्स के अपनी जो एरिया है उसके बारे में भी लिखते हैं, अपने आप को तो बूस्ट करते हैं। अगर हम लोग उसको छोड़ दें तो वहां पे एरियाज के बारे में लिखा रहता है कि कितना ज्यादा एरिया, कितना ज्यादा लैंड उनके अंडर में था। तो ये हमें उससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलता है कि वहाँ के लोगों के बारे में, या फिर जैसे कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते थे, या फिर क्या किया गया है। जो जनरल पीपल है उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था, उस टाइम का जो फाइट्स कैसे होते थे, कितने उनके आर्मी के अंदर कितने लोग होते थे, हमें ये सब उससे ही पता चलता है। तो ये टॉपिक यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप सब सोच रहे होंगे इसके नीचे मैंने क्यों कुछ नहीं लिखा है। ये टॉपिक है द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। मैं पहले से ही बोलूं, इसमें ही मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया। अब हमें जितना भी पता चल रहा है वो इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। और इंस्क्रिप्शन कौन लिखते थे? किंग्स पोएट, एंड ब्राह्मण्स। अब ऑब्वियसली ये रूल मेकर्स थे, ये प्रोटेक्टर्स थे, और इनके अंदर तो एक लाइक गुड रिलेशन था ना, बना हुआ ही था। तो ये अपनी एक दूसरे की गलतियां बताएंगे नहीं। तो इंस्क्रिप्शन से यही हमारा क्या आता है? लिमिटेशंस। दीज आर द लिमिटेशंस। हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या होता था। जैसे उस टाइम इंडस वैली का अगर देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन की सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम, हमारा जो हम नहीं जान पा रहे, दैट इज हम लोग स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर पाए। इसका अगर हमने स्क्रिप्ट डेसिफर भी कर लिया, फिर भी हमको इतना एविडेंस नहीं मिलता कि हम लोगों के जो जनरल पीपल है, जो शूद्रास या फिर वैश्यास है, उसके बारे में हम ज्यादा जान पाए। हमको ट्रेड या कॉमर्स के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उनका जो डेली लाइवलीहुड है उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कम पता चलता है कि उनके साथ क्या क्या गलत होता था। हमें पता है गलत होता था, लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड में क्या क्या गलत होता था ये नहीं पता चल रहा, बिकॉज दे वेर नॉट एडुकेटेड। उनको नहीं पता होता था कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, इसलिए वो लोग बॉदर भी नहीं करते थे। उनकी हम लोग बाद में आके हमें पता चलता है कि ये खराब हो रहा है, ये होता था, कास्ट सिस्टम में ये खराब होता था। लेकिन उस पीरियड तक जब पहले डेसिफर किया गया था ये सब, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इसे पहले डेसिफर किया, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब उनको पहला कॉइन मिला, ब्रिक मिला, तब उनको पता ही नहीं था कि ये जो स्ट्रेटा है इसके साथ गलत होता है या हो रहा है, या उस टाइम होता भी था या नहीं, हमें ये बात नहीं पता है। मे बी उस टाइम ऐसा नहीं था, मे बी दे यूज्ड टू सर्व। ये तो पता है कि शुद्रा में ये वेदास से ही हमें पता चलता है, लेकिन मे बी उस टाइम हेरिडिटरी ऐसा नहीं था। वो उन लोगों को ही रखते थे कि जो काम करते थे, और मे बी दे यूज्ड टू डू इट विलिंगली,
ये तो है, वेदास में ही लिखा है दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स या फिर पब्लिक गैदरिंग, बट मे बी दे वर नॉट ट्रीटेड सो बैडली एज दे वर ट्रीटेड लेटर. सो ये सब बातें बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं. अब रूल्स लिखे हुए, मे बी दे वर हैप्पी दैट टाइम, इतने सैड नहीं थे जितना बाद में हो रहा है, जितना क्रूअली उनके साथ बिहेव किया जा रहा है टाइम के साथ. मे बी उसी टाइम रूल्स बनाए गए थे तो मे बी उनके साथ वैसे बिहेव नहीं हो रहा था. ऑल दीज थिंग्स आर क्वेश्चन, और ये सब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है. अभी भी हम सब, इंडियन हिस्ट्री वाज स्टिल अ मिस्ट्री, जिसे हम धीरे 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 डिसिफर कर रहे हैं. क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास सबसे ज्यादा सबसे सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन था, बट हमको उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये मेसोपोटामिया से भी ज्यादा सिविलाइजेशन बोला जाता है. लेकिन फिर भी हमें इंडस वैली के बारे में पता नहीं, क्योंकि हम लोग इसका स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं कर पाए. इवन इसका भी अगर हम लोग स्क्रिप्ट देखें तो किसी इंडियन ने डिसिफर नहीं किया था. इसका भी स्क्रिप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी ने आके डिसिफर किया था. सो बहुत सारे लैक बिकॉज ऑफ इंडियन नॉर्म्स या उनके थिंकिंग की वजह से या फिर सुपरस्टिशंस की वजह से बहुत सारी चीजें हुई जो हमको लिमिट करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और इस चैप्टर से हमें यही बात समझ में आती है बेसिकली कि इंडियन हिस्ट्री में कैसे टाइम का स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग अभी है. क्योंकि मेसोपोटामिया या फिर मेसोपोटामिया के बारे में हमें जितना पता है, इंडस वैली के बारे में हमें उतना नहीं पता है, तो हम लोग इंडस वैली से स्टार्ट नहीं कर सकते सिविलाइजेशन. अगर हम लोग प्रॉपर सिविलाइजेशन विथ आर बेटर नॉलेज बोले तो हमें गंगा वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम द महाजनपदास एंड जनपदास. तो इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम से हम लोग अभी तक अब देखेंगे तो कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है. और यही हमें हिस्ट्री से इंस्पायर होना है कि उस टाइम हमने जो गलती की है हम रिपीट ना करें. हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें पास्ट के बारे, यू कैन आस्क ना, हमें पास्ट के बारे में पढ़ना ही क्यों है व्हेन वी आर लिविंग इन प्रेजेंट. बट पास्ट के बारे में पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास्ट से ही हमें समझ में आता है कि हमने क्या क्या गलती की है, और ताकि हम उन गलतियों को फिर से रिपीट ना करें. That's all for today's lecture. For more videos, subscribe my channel and please do like, share and comment your queries below. And you can hit me up in my Instagram account also, which is there in description. Thanks for watching.